Hello friends, welcome to Crack Next, a step towards free education for all. And today we are going to discuss about the chapter Rights in the Indian Constitution. जिसमें हम बात करेंगे about importance of rights, Bill of Rights, fundamental rights and directive principles of the state policy. तो ये जो है राइट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट काइंड के पीपल हैं यहाँ पे, कुछ पावरफुल हैं, कुछ लेस पावरफुल हैं, गवर्नमेंट हैं, सिटीजन्स हैं। तो उनको एज अ मिनिमल एक सेट ऑफ रूल्स उनको मिलना चाहिए जिनके थ्रू उन्हें पता चले कि हाउ दे हैव टू वर्क और हाउ दे हैव टू बिहेव इन द सोसाइटी। तो ये हमारा राइट का इंपॉर्टेंस है, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है, ह्यूमन राइट्स आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आता है और डिफरेंट काइंड्स के राइट्स आते हैं फॉर ह्यूमन एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट, कि उन्हें कैसे अपने राइट्स को यूज़ करना चाहिए या कैसे अगर उनके राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सेट लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं उनको एक लिमिट देता है कि आप अपने पावर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपके पास पावर है, न्यूमरस ऑफ पावर्स हैं, बट हाउ यू हैव टू यूटिलाइज इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन पावर्स को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है अलॉन्ग विद द जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी सारे लोगों की सहमति को रखते हुए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि जो भी पर्सन हैं उनको एक सर्टेन राइट्स मिले। ऐसा नहीं हो कि जो कुछ प्रिविलेज्ड सेक्शन है उनको राइट्स मिले और कुछ ऐसे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो राइट्स को इंजॉय न कर पाएँ। तो अब देखिए, ये है हमारा बिल ऑफ राइट्स। अब बिल ऑफ राइट्स क्या हो सकता है? जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसके पहले भी जब हमारा ब्रिटिश का ये था, शासन था, तो हमारे जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स थे और जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें पता था कि हमारा जो जो कंट्री है, जो इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री होगा, उसमें डिफरेंट काइंड के नीड्स होंगे। तो उनके लिए एक ज़रूरी है कि एक लिस्ट ऑफ राइट्स बनाया जाए जिसमें कि डिफरेंट लोगों की नीड और एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग उसमें सारे प्रोविजंस हों। तो देखिए, बिल ऑफ राइट क्या है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड। मेंशन किया गया है और प्रोटेक्ट भी किया गया है। बाय हुम? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। अब बिल ऑफ राइट्स के फंक्शन क्या है? देखिए, बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी राइट है इंडिविजुअल्स का, उनके वो अगेंस्ट न जाए। और एक रेमेडी भी प्रोवाइड करता है, किनको? सिटीजन्स को, अगर उनका वायलेशन हुआ है तो। ये हमारा बिल ऑफ राइट्स कहता है। और जैसे देखिए, हमारा तो गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स है ना, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना। हमारे 3 ऑर्गन्स हैं। तो ये इनको भी बोलता है कि अगर इनके फंक्शनिंग में अगर कभी कुछ ऐसा हो कि कुछ वायलेशन ऑफ राइट का हो भी जाए, कोई पर्सन का वायलेशन हो जाए, तो उनके लिए भी प्रोविजंस है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उनको कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये सारे बिल ऑफ राइट्स में है। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। आप देखिए हमारा फर्स्ट है फंडामेंटल राइट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो बोलता है मौलिक अधिकार है जो सबको मिलना चाहिए बीइंग अ पर्सन, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जब हमारा कंट्री जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था तो हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें पता था कि जब इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री होगी, इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे, डिफरेंट नीड्स होंगी उनकी, कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं, सबके आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उनको एक सेट ऑफ रूल्स पे रखें कि ताकि वो उन्हें लगे कि चलो दिस इज़ आवर कंट्री एंड वी आर इंजॉइंग फ्रीडम। तो ये मोतीलाल नेहरू की कमेटी थी इन 1928 जिसमें बिल ऑफ राइट की डिमांड की गई थी। और उन्हीं को आगे चलकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग बनाया गया कि जो डिफरेंट लोग हैं उनके सारे नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनका फॉर्मेशन हो पाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस राइट को जिसने वो लिस्ट किया ताकि उनका प्रोटेक्शन हो पाए, किनका? जो भी राइट्स हैं उनका, तो उन्होंने क्या कहा? उनको कहा फंडामेंटल राइट्स। क्या? हमारा मौलिक अधिकार। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको इंश्योर करता है कि जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है उनको इवन गवर्नमेंट भी नहीं वायलेट कर सकती है। और अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो उनको इंश्योर करें कि उनका वायलेशन हो रहा है तो उनका ट्रीटमेंट या उनका रेमेडियल इशू कैसे किया जाए। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। देखिए, चलिए पहले देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है।
तो जैसे ऑर्डिनरी राइट है वो प्रोटेक्ट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है बाय द ऑर्डिनरी लॉज। कोई ऑर्डिनरी लॉज हैं उनके द्वारा वो प्रोटेक्ट और इंश्योर किया जाता है, जबकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और देखिए ऑर्डिनरी राइट क्या है, वो चेंज लेजिस्लेचर उनको चेंज कर सकती है बाय सिंपल प्रोसीजर, जबकि यहाँ पे है अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर, तभी फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। और अगेन इन द थर्ड पॉइंट में क्या कह सकते हैं ऑर्डिनरी राइट को, कि जो गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट हैं। कौन कौन से हैं, बिल्कुल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अगर वो चाहें तो उनको वायलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट जो है उसमें अगर वायलेट हो जा रहा है, ये जो फंडामेंटल राइट है उनका, अगर गवर्नमेंट की प्रोसीजर्स हो रही हैं उनमें अगर बाय द वे अगर कभी वायलेट हो जाता है तो उसमें जुडिशरी ओपन है, वो जुडिशरी उन पर एक्शन ले सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन ऑर्डिनरी एंड फंडामेंटल राइट। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है। जैसे देखिए राइट टू इक्वालिटी, ये तो हम लोग सब जानते हैं, इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीट करना है ना। ये हमारे आर्टिकल में आता है 14 to 18 में। जैसे हम डिफरेंट कैसे लोगों को देखते हैं अपने आप, हमारा जो सोसाइटी उसमें हम क्या देखते हैं, वीमेन फीमेल इनमें होता है ना डिस्टिंग्विश, उनमें होती है ना इनइक्वालिटी हो जाती है। या फिर जो डिफरेंट लोग हैं, वर्कर्स हैं, जिसमें कोई प्रिविलेज्ड हैं उनको थोड़ा हम ज़्यादा प्रिविलेज दे देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जो हायर अथॉरिटी होते हैं, जो ज़्यादा पावर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली थोड़े से प्रिविलेज्ड हो जाते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि ये राइट टू इक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसमें जो लॉ है उसमें उसके सामने सारे इक्वल हैं, आइदर वो मेल हो फीमेल हो, वो कोई वर्कर हो, वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो चाहे जैसा भी हो। इक्वालिटी मतलब वो लॉ के आगे दैट विल बी ट्रीटेड एज द सेम, दैट विल बी ट्रीटेड एज द इक्वल, है ना। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की भी बात की गई है कि लॉ का हो जो वो इक्वल प्रोटेक्शन हो, है ना। अब देखिए अब इतने सारे लोग हैं तो इनको एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है। तो एम्प्लॉयमेंट में कैसा हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कि जिनको भी है वो अगर उनके लिए एलिजिबल है तो उनको एम्प्लॉयमेंट से उनको हटाना नहीं चाहिए। उनको अगर है, उनमें है अगर पोटेंशियल, तो उनको इक्वालिटी मिलना चाहिए। इनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। फिर है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी हम लोग देखते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है काफ़ी प्रिवेल करता है। अभी भी लोग हैं जो दलित वगैरह में करते हैं डिस्टिंग्विश, तो उनको भी राइट टू इक्वालिटी के तहत बोला गया कि इनको अबॉलिश किया जाना चाहिए। फिर है प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हमारा तो अगेन हमारा कंट्री डाइवर्स कंट्री है, तो इसमें डिफरेंट रिलीजन के पीपल हैं, तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। उनको रोकना होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, उनको रोकना चाहिए, उनको प्रोहिबिट करना चाहिए। और उनको इक्वल एसेस देना चाहिए शॉप में, बाथिंग घाट्स में और होटल्स में, जो भी कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पे उनको इक्वल एसेस होना चाहिए। उनको डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, ना ही कोई मार्जिनलाइज्ड फील करे और ना ही कोई प्रिविलेज्ड फील करे, है ना। अब देखिए और हमारे पास कौन कौन से राइट हैं। अब देखिए जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है उसका जो हमारा आर्टिकल 16 का जो 4 क्लाउज है वो क्या कहता है, और आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 का जो क्लाउज 4 है वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट को ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमारे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके फेवर में अगर उनको कुछ फेवर चाहिए तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए वो प्रोविजंस बना सकते हैं, ताकि जो एक इक्वालिटी का जो एसेंस है वो इनके थ्रू बाहर निकल कर आए, है ना। नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of appointments or post in favor of any backward class of citizens which is in opinion of the state. स्टेट को जो लगे कि yes we have to do for something for this, तो वो उनको बना सकते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन प्रमोट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें भी कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ के अगेंस्ट जाके नहीं, लेकिन हाँ लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो रहा है तो सारे पीपल का जो लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है उनको कोई भी नहीं उनसे छीन सकता है। ये हमारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 16 का क्लाउज 4 ये बात करता है अबाउट राइट टू इक्वालिटी, है ना। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि जो भी डिफरेंट लोग हैं इस कंट्री के, जैसे भी हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी रीजन के हों, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनका इक्वालिटी मिलना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए उनके स्टेटस में। और प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किस लिए,
ताकि वो जो सोसाइटी के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको इक्वली इंजॉय कर पाएँ। जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये पिक्चर वही रिजेंबल करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम। अब ये तो हम लोग आम आम बोलचाल में भी यूज़ करते हैं ना कि फ्रीडम हमें नहीं मिली, इसकी फ्रीडम नहीं मिली। तो ये फ्रीडम का क्या मतलब हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ, जैसे हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं कि हमें फ्रीडम है कि चलिए कोई भी फूड को हम ऑप्ट कर सकते हैं, कैसा भी हम ड्रेस पहन सकते हैं ना। तो लेकिन ये फ्रीडम तो है, आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी है कि आप जैसा लाइफस्टाइल चाहें, आप जैसे जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन इसके राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्रीडम मीन्स एवरी पर्सन विल एंजॉय दियर फ्रीडम। वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेंगे लेकिन विदाउट थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ द अदर्स। अब ऐसा ना हो कि आप अपनी फ्रीडम को तो एंजॉय कर रहे हैं बट आपने किसी दूसरे को फ्रीडम को उसमें हनन कर दिया। ऐसा तो नहीं कि आपकी फ्रीडम से किसी और को कोई लॉस हो रहा है। और आपका फ्रीडम कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इन डेंजर ना हो, उसको कुछ हार्म ना हो। आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करिए बट विथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उसके अंदर रहते हुए। ये हमारा राइट टू फ्रीडम है। अब देखिए, अब इसमें क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स, जो हमारा आर्टिकल 19 to 22 में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, जो हमारा कुछ होता है ना, लोग अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या फिर गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स को ये करते हैं, दैट इज़ राइट टू, ये है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये हमें राइट टू लिबर्टी दी गई है। फिर ऐसा भी होता है कि जो हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कुछ असेंबली करते हैं, कुछ असेंबल होकर अपना जो कैंपेनिंग वगैरह करते हैं तो वो ये कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा है कि विदाउट इंडेंजरिंग द लॉज एंड अदर सिचुएशन, लॉ और अदर सिचुएशन को बिना हार्म किए वो अपनी गैदरिंग्स भी कर सकते हैं, वो अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं और इंडिया के टेरिटरी में वो कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, है ना। ये हमारा राइट टू लिबर्टी में है कि आप अपनी पर्सनल फ्रीडम को कैसे आप बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, आप एक डेमोक्रेटिक इंडिया में कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप रिसाइड कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, आप कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, आप कोई भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस, आप कैसा भी ट्रेड और बिजनेस इस राइट के अकॉर्डिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको अपनी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दी गई है और आपको जो एक्यूज्ड हैं, जो गुनहगार हैं या जो दोषी हैं, उनको भी कुछ राइट्स दिए गए हैं इस जो हमारा राइट ऑफ लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम है उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखिए कैसे राइट्स हो सकते हैं। जैसे देखिए, जो भी एक्यूज्ड हैं उनको ये राइट दिए गए हैं कि अगर वो कोई अगर उनसे कुछ गलती हो गई है तो वो क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो कोई भी पर्सन है उनको सेम ऑफेंस के लिए, कोई एक ऑफेंस है तो उनके लिए उन्हें एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता है। कोई एक ऑफेंस है तो उसके लिए उन्हें एक ही बार पनिश किया जा सकता है, कोई भी हो, चाहे वो कन्विक्ट कोई भी हो। फिर क्या है कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम द बैकडेट। बैकडेट मतलब समझिए कि अगर किसी आदमी ने कुछ क्राइम किया 2017 में, ठीक है, और अगर अभी 2019 में कुछ लॉ बना है जिसमें कि 2017 वाला क्राइम को एक हाइनस क्राइम या कुछ भी एक क्राइम माना गया था, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन को बैकडेट जाके उसको मिलेगा, नहीं। अभी ये 2019 ऑनवर्ड्स अगर कुछ ऐसा होता है कंडीशन तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। बैकडेट में कुछ ऐसा हुआ है तो ऐसे में उस अक्यूज्ड को उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगी। और देखिए, राइट ऑफ अक्यूज में और क्या है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो अपने ही जो कन्विक्ट है, जो अक्यूज्ड है, वो अपने ही अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं लाएगा। उसके लिए बाकी लोग हैं जो वो अपना एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, बट उनको इतनी राइट दी गई है कि आप अपने ही अगेंस्ट वो खुद के लिए वो कोई एविडेंस प्रोड्यूस ना करें, है ना। ये उनको कुछ राइट दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन भी हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हमारा जब कंट्री ये था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी काफ़ी चैलेंज था। हमारे जो डिफरेंट कम्युनिटी के ग्रुप थे उन्हें भी काफ़ी चैलेंजेस झेलना पड़ा। उनमें कैसा देखा जाता था, फोर्स्ड लेबर होता था, बॉन्डेड लेबर होता था या फिर अंडर पेमेंट होता था। उनको ज़बरदस्ती का काम करवाया जाता था अगर उनके इच्छा के हिसाब से, या फिर उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। ये एक बंधुआ मजदूर बनता था और उनके डिफरेंट जनरेशन्स उनको आगे कॉपी करते चले जाते थे। उनको ये नहीं था कि हाँ अब नेक्स्ट जनरेशन है जो उसको फॉलो नहीं करेगा, ये देखो। और क्या होता था, अंडर पेमेंट, जितना उनका वर्क है उसके अकॉर्डिंग उनको काफ़ी कम पेमेंट देना, ये भी था एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। तो यही बोला जा रहा है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट कभी हमें एक राइट दिया गया है।
जो कि आर्टिकल 23 और 24 में कंसिडर्ड किया गया है। अब ये भी है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हैजार्डस जॉब। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि पॉवर्टी के कारण जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको डिफरेंट जगह पे काम करवाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये ईट की भट्टी होती है, या फिर शॉप होते हैं, या फिर कहीं छोटे मोटे दुकान में उन्हें दिखता है, चाइल्ड लेबर दिख जाता है, तो वो भी हमारा एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिनको कि स्टॉप करने की ज़रूरत है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एज अ फंडामेंटल राइट कंसिडर किया है। फिर हमारा राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। जैसे हमारा जो सेक्युलर कंट्री है, तो उसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है, उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं। तो उसको भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने उसको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि फ्रीडम है, कोई भी रिलीजन को आप कोई भी रिलीजन ऑप्ट कर सकते हैं, और इसमें आपकी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जब आपने रिलीजन को ऑप्ट किया है, तो ये भी आपको है कि चलिए आप रिलीजन है तो आप अपने रिलीजन को एक्सपैंड कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा है कि आप इसको एक्सपैंड करिए, बट जो कन्वर्जन होता है या फिर जो फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, उसको आप ना करें। तो आप उनको एज अ प्रोफेशन की तरह नहीं लें, लेकिन हाँ, आपको उसमें छूट दी गई है कि आप कोई भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये भी दिया गया है कि आप उसमें अपना रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हैं, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ऐसा ना करें कि जो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ एंड ऑर्डर है, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट उनको ध्यान में रखते हुए यस, फ्रीडम ऑफ राइट एंड रिलीजन के थ्रू आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हैं। फिर हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स आते हैं। तो देखिए, जैसे कभी डेवलपमेंट होता है, कोई डैम या फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे जो डिफरेंट लोग होते हैं, उनको वहाँ से रिहेबिलिट किया जाता है, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उनकी वहाँ की जो लैंग्वेज की जो लोकल कल्चर होती है, उनका जो लैंग्वेज का जो लोकल का जो रीजन होता है, उनकी जो डिफरेंट ये होती है कल्चर और लैंग्वेज होता है, वो वहाँ से भी वो उसका भी बोलते हैं कि उसको वो भी ख़त्म हो गया है। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए, तो वहाँ उसका वो बिल्कुल ही, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि वैनिश हो जाता है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ऐसा अगर होता है, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो लैंग्वेज और कल्चर हैं किन के, माइनॉरिटीज़ के, वो उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए। और इसके तहत माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ऑप्ट करने के लिए कहा गया कि अगर आप चाहें तो आप अपने आपका जो रिलीजन है, आपका जो कल्चर है, उनको आप प्रिजर्व करने के लिए अगर आप चाहें तो यस, आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, और आप इसके तहत बता सकते हैं कि हमारा जो हमारा कल्चर है, ये कुछ ऐसा है, ताकि आपकी कल्चर बरकरार रहे और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन्ड रहे। जैसे देखिए, कुछ अब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें हमारे कुछ 5 राइट्स आते हैं। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना सारा हमें फंडामेंटल राइट दिया है, तो एक ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो फंडामेंटल राइट का ये हो जाए, वायलेशन हो जाए। तो उनको रोकने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ दिए गए हैं। जैसे हमारे कुछ 5 रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कि रिट्स के फॉर्म में किया जाता है। जैसे 5 कौन कौन से हैं? हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंटो है, एंड सर्टियोररी है। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। जो हैबियस कॉर्पस है ना, ये किसको देता है? ये कोर्ट ऑर्डर करती है, किसके लिए? अरेस्टेड पर्सन के लिए, कि उनको प्रेजेंट किया जाए कोर्ट के पास। और ये भी करता है कि उस पर्सन जो है, जिनको अरेस्ट किया गया, उनको छोड़ भी दिया जाए, अगर उनके अरेस्ट के खिलाफ कोई अगर उन्होंने जो उनको अरेस्ट का जो ग्राउंड है, अगर वो लॉफुल नहीं हुआ तो, या सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो, या मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर उनको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया हो बिना किसी वजह के, तो उनको छोड़ भी दिया जाए। ये हमारा हैबियस कॉर्पस कहता है। फिर मैंडेमस क्या कहता है कि दिस रिट इज इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। जो पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है, वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है? राइट ऑफ द इंडिविजुअल को वो क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। तो ये मैंडेमस उनके लिए रिलीज किया जाता है, जो रिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको दिया जाता है कि जो भी पर्टिकुलर ऑफिस के होल्डर हैं, अगर वो अपने लीगल ड्यूटी को नहीं पूरा कर रहे हैं और किसी इंडिविजुअल के राइट को वो वायलेट कर रहे हैं, तो अब देखिए प्रोहिबिशन किन के लिए? ये प्रोहिबिशन जो है, ये हायर कोर्ट ऑर्डर करता है। जैसे कौन सा हो हमारा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जैसे जब अगर कोई लोअर कोर्ट होता है, अगर उनके कोई भी केस है, वो उनके बियॉन्ड उनके ज्यूरिस्डिक्शन में जाने लगता है, तो उनको वो स्टॉप करता है कि आपके अगेंस्ट, आपके ज्यूरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जा रहा है, तो आप इनको स्टॉप कीजिए, और इनको जो आपके हायर कोर्ट्स हैं, उनको देखने दीजिए। ठीक है। तो ये क्वियो वारंटो फिर क्या है? इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट द पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल टू होल्ड दैट ऑफिस। मतलब कि अगर वो ऑफिस तो होल्ड कर रहा है, लेकिन
वो इंटाइटल नहीं है कि वो उस ऑफिस को होल्ड करे, तो उनके अगेंस्ट क्यूओ वारंट हो जाता है। और क्यूओ वारंटो का जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि पर्सन कोई भी है वो ऑफिस होल्डर को उसको रेस्ट्रिक्ट करे, रिस्ट्रिक्ट्स दैट द पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। तो अगर उन्होंने देखा है कि जो पर्सन होल्डिंग है वो उस ऑफिस को होल्ड करने के लायक नहीं है, तो उनके अगेंस्ट ये क्यूओ वारंटो दिया जाता है। और हमारा लास्ट है कौन सा, सर्टियोररी। इसके क्या है, इसके अंडर है कि अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट एंड द अदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अगर इनके पास कोई कोर्ट है, कोर्ट में कुछ केसेस हैं जो बहुत दिन से पेंडिंग है, तो ये जो लोअर कोर्ट है उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो आप हायर कोर्ट हैं उनको आप, हायर कोर्ट या हायर अथॉरिटी हैं, उनको जो भी मैटर्स हैं जो पेंडिंग है उनको आप इनके पास आप इसको ट्रांसफ़र करिए, और जो पेंडिंग है वो, ताकि वो जल्दी जल्दी उनका कन्विक्शन का जो रेट हो वो फास्ट हो जाए। फिर अब देखिए हमारे कुछ आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो किनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे सिटीजन्स को, कि जो भी सिटीजन्स हैं उनकी कैसी राइट्स होनी चाहिए, कुछ फंडामेंटल राइट होने चाहिए, उनको किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के ये काम करना चाहिए। तो अगर हम सिटीजन्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और पार्ट 3 में क्या आता है हमारा, फंडामेंटल राइट। तो जैसे ये जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये किनको डायरेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को। और ये जो भी गाइडलाइंस होते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। जैसे हमारा अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है तो हम कोर्ट में उसको कह सकते हैं, हम जस्टिस के पास जा सकते हैं और जुडिशरी में उनके बारे में बोल सकते हैं कि हमारा जो राइट है उनका वायलेशन हुआ है। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो गाइडलाइंस हैं वो नॉन जस्टिसिबल होते हैं, है ना। और इनको क्या इन्फोर्स किया जाता है बाय द, और ये क्या है, जुडिशरी के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए है कंपल्सन कि गवर्नमेंट उनको करें ताकि एक जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाए। और ये हम डिफरेंट अपने जो हमारा सोसाइटी है उसमें हम किसके थ्रू देख पाते हैं, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है ताकि एक ओवरऑल सोसाइटी या जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि हमारा लोकल गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से वर्क करे। और राइट टू वर्क और अंडर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोग्राम जो है उनको भी अच्छे से चलाया जा सके। और जैसे मिड डे मील स्कीम है, डिफरेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है, उनको लेकर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सिटीजन्स अच्छे से रहें, और इसी के लिए ये बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के कुछ गोल्स हैं। जैसे कौन कौन से गोल्स हैं देखिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। कैसा वेलफेयर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये जो वेलफेयर हो वो जस्टिस के फॉर्म में हो, कि उनको सोशल जस्टिस भी मिले, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिले और पॉलिटिकल जस्टिस भी मिले। ये है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कुछ गोल्स। और इनका एक और गोल क्या है कि रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पर्सन का उनको इंक्रीज़ किया जाए, उनको अच्छे से किया जाए। जैसे कैसे हो सकता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स। अब इक्विटेबल मतलब होता है कि जिनको जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलना, जिनको ऐसा नहीं है कि जैसे जिनको कम की ज़रूरत है उनको भी ज़्यादा दिया जाए रिसोर्सेज, बल्कि जिनको जितनी ज़रूरत है एज़ पर नीड उतना उनको रिसोर्स दिया जाए, ताकि एक स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ जो है का मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो अटेन कर दिया जाए। और एक लास्ट गोल है कि इसको एक प्रमोशन किया जाए किसका, इंटरनेशनल पीस का। जो भी कंट्री में अभी चल रहे हैं, अभी तो हमारा टेंशन चलते ही रहता है, तो उनको कर्टेल करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए ये गोल है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कि एक इंटरनेशनल पीस का फॉर्मेशन हो पाए। फिर हमारा ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे देखिए एडिक्वेट लाइवलीहुड हो, सब लोगों का लाइवलीहुड जो भी हो वो एकदम एडिक्वेट हो, एकदम प्रॉपर हो। फिर क्या है, इक्वल पे मिले किसके लिए, फॉर इक्वल वर्क। किनको, मैन और वुमेन को। हम ऐसा देखते हैं कि जो वीमेन है या फीमेल है उनको थोड़ा कम दे दिया जाता है इक्वल पे एज कम्पेयर टू मैन। तो ये भी है कि जो नॉन जस्टिसिएबल राइट्स है उसके अंदर है कि इक्वल पे मिले किनको, मैन और वीमेन दोनों को। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमी का भी जो एक्सप्लॉयटेशन है उनके अगेंस्ट भी उनको मिला है राइट, कि चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो गवर्नमेंट को है कि इनके लिए वो पॉलिसीज़ बनाए कि अगर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उनको कैसे हम स्टॉप करें, उनको कैसे हम चेक करें। राइट टू वर्क, कहाँ काम करना है, किसकी अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, किसको कहाँ वर्क करना है ये। एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये हमारा राइट टू एजुकेशन में है कि 8 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। हालांकि अब ये हो गया है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो भी बच्चों को अब स्कूल में ही दे दी जाए।
अब देखिए, अब ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनके पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फॉर्मेशन हो और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर हो, उनका प्रोहिबिशन हो। जो भी लिकर पीते हैं या फिर जो ये करते हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए। और प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो भी छोटे मिनिमम जो भी हमारे जो लोकल पे बनाते हैं लोग, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जिनका होता है, जो स्मॉल स्मॉल वर्कर्स होते हैं, उनका प्रमोशन किया जाए, ताकि जो हमारा वो जो गोल है कि सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, उनको ये टारगेट कर पाए। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, क्योंकि जो यूजफुल कैटल होते हैं उनकी काफ़ी यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में भी और जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें भी, तो उनका प्रिवेंशन करना चाहिए और उनके स्लॉटर पे ध्यान देना चाहिए। और है प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत के प्रमोशन करने से ये होगा कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो बाकी जो हमारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी स्ट्रेंथन कर जाएगा। तो ये उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं डीपीएसपी की। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे डीपीएसपी हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे देखिए कौन कौन से। फंडामेंटल राइट क्या करता है, रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट कहता है कि गवर्नमेंट को जो भी चीज़ कुछ है, उनके राइट, जो पर्सन के जो राइट हैं उनको वो हनन ना करे। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये उन जो पर्सन है जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ वो उनको स्टॉप कर सकते हैं और वो उनके लिए जस्टिस मांग सकते हैं। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है कि गवर्नमेंट को कुछ सर्टेन थिंग्स करने के लिए इन्फोर्स करता है कि जो एक जस्ट सोसाइटी का, एक हैप्पी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो, वो उसे कंप्लीट करें। और देखिए, फंडामेंटल राइट क्या करता है, राइट ऑफ द इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है कि इंडिविजुअल के साथ राइट टू ये होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए। वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करता है, ये इंश्योर करता है वेल बींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। वो पूरे इंटायर सोसाइटी को टारगेट करता है कि पूरे इंटायर सोसाइटी में एक वेल बींग हो, पर्सनल की तो हो ही और एक पूरे सोसाइटी की भी हो। और ये क्या है, हाउ एवर एट टाइम्स गवर्नमेंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव डीपीएसपी, इट कैन कम इन कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ऐसा देखा गया है कि जब डीपीएसपी को जब फॉलो किया जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें क्लैश हो जाता है। और इसके बारे में हमें केशव नंद और भारती का जो केस है, जो वो हमें इन डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट क्लासेस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लाइव डॉक्यूमेंट है, उस चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ना है। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप कर लीजिए। आज के क्लास में हमने देखा अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर हमने देखा कुछ फंडामेंटल राइट्स, हमने फिर देखा कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, फिर हमने देखा कि ऑर्डिनरी राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंसेस क्या हैं, फिर हमने डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया, और लास्टली हमने देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, और फिर उन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस देखा कि डायरेक्टिव डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है। तो ये आज की क्लास बस यहीं तक ख़त्म होती है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप चलिए, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।